नमस्कार दोस्तों, 26 फरवरी 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग देखेंगे। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है गवर्नमेंट टू मॉनिटर ओटीटी कंटेंट। पिछले कई महीनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सरकार ने बोला है कि ओवर द टॉप न्यूज़ कंटेंट प्रोवाइडर्स को यहाँ पे रेगुलेट किया जाएगा। सरकार जो बहुत लंबे समय से बोल रही थी कि ये लोग रूल्स रिलीज करेंगे, वो रूल्स फाइनली रिलीज किए गए हैं। इनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो भाई इन गाइडलाइंस के थ्रू ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो रेगुलेट किया जाएगा। तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम ये तो यहाँ पे रेगुलेट होंगे ही होंगे। साथ साथ डिजिटल मीडिया भी यहाँ पे रेगुलेट होगा। यूट्यूब, ट्विटर, ये सब चीजें भी यहाँ पे रेगुलेट होने वाली हैं। और इनके रेगुलेशन के लिए एक 3 टायर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। अब मैं आपको ये बता दूं, ओटीटी कंटेंट और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए ये जो बेसिक गाइडलाइंस आई हैं, इनको मुझे आपको अलग वीडियो में समझाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि भाई गाइडलाइंस निकल के आ चुकी हैं। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कशंस के थ्रू अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इन गाइडलाइंस को बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसमें एक 3 टायर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है। जैसे ओटीटी प्रोवाइडर की बात की जाए तो हर ओटीटी प्रोवाइडर के लेवल पे पहले कंप्लेन जाएगी। तो मान लीजिए आपको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म से प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई एक ऐसा सीरियल आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा वुल्गैरिटी है या न्यूडिटी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक कंप्लेन रेज कर सकते हो उस पर्टिकुलर ओटीटी प्रोवाइडर से, और उस ओटीटी प्रोवाइडर के पास 15 दिन होंगे उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए वो ओटीटी प्रोवाइडर आपकी कंप्लेन को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपनी कंप्लेन को लेके एक ऐसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जाइए जिसको कलेक्टिवली स्टैब्लिश किया गया है ओटीटीज के द्वारा। ठीक है, इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को एक रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर एक इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द फील्ड ऑफ मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स और अदर रेलिवेंट फील्ड हेड करेगा। और इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास सेंसरिंग पावर्स भी होंगी। सेंसरिंग पावर्स मतलब कि इस बॉडी के पास ये पावर होगी कि कोई एक ऐसा कंटेंट जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंसाइटमेंट के लिए किसी इंसान को उकसा सकता है, भड़का सकता है, जो वायलेंस कॉज कर सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, शांति को भंग कर सकता है, ऐसे कंटेंट को इन प्लेटफॉर्म से हटा भी सकती है ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं अगली न्यूज। इंडिया पाकिस्तान एग्री टू ऑब्जर्व 2003 सीज फायर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। लाइक और शेयर करके तो कर ही सकते हैं, ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, चूंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, और मैं जो बाकी इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशंस के लिए और उनके पीडीएफ के लिए। तो भैया, कई सालों बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थर्सडे को कि भाई अब हम लोग सीज फायर वॉलेशन नहीं करेंगे। दे विल बी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग्स एंड सीज फायर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑल अदर सेक्टर्स। जो कि तो भाई 24 और 25 फरवरी की मिडनाइट को, मतलब 24 फरवरी की रात के ही 12 बजे से ये चीज लागू हो गई है। ठीक है भाई, फिर क्या बोला गया है स्टेटमेंट में? इन द इंटरेस्ट ऑफ अचीविंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल पीस अलोंग द बॉर्डर्स, द टू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस agreed to address each other's core issues and concerns which have propensity to disturb peace and lead to violence। ठीक है भाई, तो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म हॉटलाइंस को, फ्लैग मीटिंग्स को इस्तेमाल करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करके चीज़ों को शांत करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन आर्मी ने एक बात यहाँ पे और बोली है कि भाई हमने ये एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले समय हमारे काउंटर टेरर ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। मिलिट्री समय समय पर टेररिस्ट को एलिमिनेट करती रहती है, ये ऑपरेशंस चालू ही रहेंगे। पाकिस्तान के साथ हम लोग ये डील इसलिए कर रहे हैं ताकि वायलेंस कम हो जाए। जो बेफिजूल में बॉर्डर इलाके के सिविलियंस मरते हैं, दोनों आर्मीज के जवान मरते हैं, ये चीज़ रुक जाए, इसके लिए हम ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चालू रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा स्टैंड में चेंज आया इमरान खान के। पाकिस्तान के जो पीएम है, ये बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ तब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जब तक इंडिया आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर देता, जम्मू एंड कश्मीर के ऑटोनॉमस स्टेटस को पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इमरान खान बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम सीज फायर एग्रीमेंट साइन ही कर लेते हैं,
चूंकि अब इंडिया मानने वाला तो है नहीं भाई, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस तो अब बदल चुका है और वो पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात अब इमरान खान को भी समझ में आ गई है। फिर आगे बात की जाए तो एक डाटा प्रोवाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा पार्लियामेंट में, जिससे पता चलता है कि जो LAOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर आप देखो तो अर्लियर दिस मंथ देवर वर 5,133 instances of ceasefire violation against LOC and other areas in Jammu and Kashmir, resulting in 46 casualty। मतलब 2020 में अगर आप बात करो तो टोटल 5,000 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे जम्मू एंड कश्मीर में। 2019 में 3,479 सीज फायर वायलेशन हुए थे, मतलब 3400 से सीधे 5100, 50% ऑलमोस्ट सीज फायर वायलेशन यहाँ पे बढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप बात करो हॉटलाइन कन्वर्सेशन की किसकी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो मई 2018 में भी इस प्रकार का एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि सीज फायर को मानेंगे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिर पुलवामा अटैक हो गया, उसके बाद इंडिया की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, आर्टिकल 370 हटा दिया इंडिया ने। उसके बाद से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस लगातार बिगड़ते चले गए और उसके साथ साथ सीज फायर वायलेशंस बढ़ते चले गए। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज और इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है इनकोइस टू गो फॉर एयरलाइन मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। इनकोइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये इनकोइस क्या प्लान कर रहा है कि भाई मदद लेंगे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की, और इस मदद के साथ जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, इनके ओशन फ्लोर की बेटर पिक्चर, बेटर मैपिंग करी जाएगी, जिसको बोला जाता है बैथाईमेट्रिक स्टडी। बैथाईमेट्रिक स्टडी क्या होती है? बैथाईमेट्री क्या होती? इट इज द स्टडी ऑफ अंडर वाटर डेप्थ ऑफ ओशन फ्लोर्स और लेक फोर्स। होता क्या है इसमें, ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ना, ये हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिक एयरबॉर्न लेजर टेरेन मैपिंग करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस एयरबॉर्न लेजर टेरेन मैपिंग से समुंदर के नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन कैसी है, इस चीज़ को मैप किया जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की बात की जाए तो ये प्राइमरी सेंटर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम करता है। क्या मैंडेट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का? इसका मैंडेट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशंस फॉर रिसीविंग सैटेलाइट डाटा, जनरेशन ऑफ डाटा प्रोडक्ट्स, डिसेमिनेशन टू द यूजर्स, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, जियोस्पैटियल सर्विसेज, गुड गवर्नेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्रोफेशनल्स, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स। ये सब काम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का। तो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इनक्वाइस के साथ मिलके एयरबॉर्न लेजर टेरेन मैपिंग का इस्तेमाल करके ऑलरेडी हमारे सारे कोस्टल एरियाज की टेरेन मैपिंग कर चुकी है। मतलब कि हमारी जो ये इंडिया है, इंडिया का ये जो कोस्टल इलाका है, इस कोस्टल इलाके में पानी के नीचे की टेरेन कैसे है, इसको ऑलरेडी हम लोग मैप कर चुके हैं। ईस्ट कोस्ट को और वेस्ट कोस्ट के इसके डाटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है और 3D हैजार्ड मैपिंग बनाई जा रही है, ताकि आगे आने वाले समय में ओशन फ्लोर से जो हैजार्ड एमिनेट होते हैं उसके बारे में पता किया जाए। अब आप बोलोगे कि ओशन फ्लोर से क्या हैजार्ड, क्या खतरा हो सकता है, तो रिसेंटली इंडोनेशिया के कोस्ट पे कुछ सुनामीज आई थी। बाद में जब इंडोनेशिया की कोस्ट पे जो सुनामी आई, उनकी जब वजहों को खंगाला गया तो ये पता चला कि वो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से तो थी ही थी, जो मेन डैमेज हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो गई। इंडोनेशिया के कोस्ट के पास जो नीचे का ओशन बेड था, वहां पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हो गई और उस लैंडस्लाइड्स के चलते एकदम से वेव बहुत ज्यादा आ गई, जो लोग थे उनको मौका ही नहीं मिला। अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी वेव्स आनी थी उससे ज्यादा डैमेजिंग सुनामी वेव्स आई, चूंकि ओशन सरफेस के नीचे लैंडस्लाइड्स हो गया और ये लैंडस्लाइड्स जमीन के बहुत पास हुए। तो अगर इंडोनेशियन अथॉरिटीज को पहले से पता चल होता कि उनका ओशन बेड कैसा है, तो वो लोगों को वार्न कर सकते थे। इंडिया में ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए इंडिया का इनकोइस सेंटर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर एयरबॉर्न लेजर टेरेन मैपिंग के थ्रू अंडमान और लक्षद्वीप के पास ओशन के नीचे की जो जमीन है उसको मैप करने की बात कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के कोई इवेंट इंडिया में होता है तो हम एडवांस में तैयार रहें। और इस प्रकार की मैपिंग ऑलरेडी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के लिए पूरी की जा चुकी है। 3D मॉडल बनाया जा रहा है, हैजार्ड मॉडल, जिससे आगे आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार के खतरों के साथ अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस में और फिजिकल ज्योग्राफी में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही, पाकिस्तान टू रिमूव ऑन FATF ग्रे लिस्ट। पहले हमने बात की थी फरवरी के महीने में
जो FATF टास्क फोर्स है वो बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, ब्लैक लिस्ट कर देना है या ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना। जून का प्लेनरी सेशन तक पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रहने की बात की गई है। FATF के जो प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर, इनका यह बोलना है कि भाई पाकिस्तान को 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था। इस 25 पॉइंट एक्शन प्लान में 3 एक्शन प्लान्स अभी भी पाकिस्तान ने नहीं माने हैं, और जब तक पाकिस्तान इन 3 एक्शन प्लान्स को नहीं मानता है तब तक उसको ग्रे लिस्ट में रखना पड़ेगा। अगर इन 3 एक्शन प्लान्स को पाकिस्तान मान लेता है तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। जो इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान को इफेक्टिव स्टेप्स लेने हैं ताकि टेरर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल किया जा सके। टेरर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो एंटिटी सपोर्ट देती है पाकिस्तान में, उनको डिसमेंटल किया जा सके। ठीक है भाई, तो ये FATF ने पाकिस्तान से डिमांड की। पाकिस्तान किस हद तक इन डिमांड को मांगेगा या नहीं मानेगा पता नहीं। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट रिक्रूटमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपनली ऑपरेट करता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और उसका ऑपरेशन चीफ ज़कीर रहमान लखवी, जो इंडिया के अंदर न्यूमरस अटैक्स कर चुके हैं। अफगानिस्तान की अनस्टेबिलिटी में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। ये खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूमते हैं, इनको कोई कुछ नहीं बोलता है। इंडिया इल्ज़ाम लगा चुका है और कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर चुका है। पूरी दुनिया को पता है कि 26/11 अटैक्स, पुलवामा अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट खुलेआम घूमते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब तक FATF ने पाकिस्तान को क्यों नहीं ब्लैक लिस्ट किया। हो सकता है इसलिए ना ब्लैक लिस्ट किया हो क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो इकॉनमी पाकिस्तान की पूरी तबाह हो जाएगी और टेररिस्ट एलिमेंट को एक और पुश मिल जाएगा। कहते हैं ना कि किसी आदमी को तब तक डराओ जब तक उसकी डरने की लिमिट है। अभी पाकिस्तान को ये डर है कि ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो पाकिस्तान को कोई डर नहीं रहेगा, वहां पे और टेररिस्ट नेटवर्क्स फलने फूलने लगेंगे, जो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए हमको। शायद यही लॉजिक होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। बट इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी स्टांस है ये बहुत हद तक ये है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा सके, बट अभी के लिए ब्लैक लिस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1989 में बनाया गया G7 समिट में पेरिस में। इसका काम क्या है? टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रॉपर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर थ्रेट्स रिलेटेड टू इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है OECD में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर्स में पेरिस में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है WTO टू कंसीडर इंडियाज प्रपोजल्स ऑन ट्रिप्स वेवर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया ने एक प्रपोजल रखा है WTO में और इंडिया के प्रपोजल के चलते इंडिया ने बोला है कि भाई ये जो कोविड-19 की वैक्सीन है ना, इसके ऊपर आप ट्रिप्स के वेवर को ले आओ। ट्रिप्स का वेवर क्या होता है? ट्रिप्स का वेवर ये बोलता है कि भाई जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, मान लीजिए कोई दवाई बनाती, ऐसी कोई चीज जिसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को अलॉट किया है, लेकिन चूंकि इमरजेंसी ऐसी आ गई है कि भाई उसके पेटेंट को कैंसिल करके आप उसको पब्लिक पर्पस में उसके बल्क ड्रग, जेनरिक ड्रग्स बना के बेचने शुरू कर दो। जैसे कि अब आपको पता है फाइजर, मॉडर्ना जैसी वैक्सीन यूरोप में काफी फेमस हो रही हैं, USA में काफी फेमस हो रही हैं। तो कल की डेट में अगर ट्रिप्स का वेवर मिल जाता है इन फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को, तो इनकी जेनरिक कॉपीज इंडिया में बना के बेची जा सकती हैं। तो जो वैक्सीन अभी के लिए हजारों रुपए में मिल रही है वो कॉस्ट 30-40 रुपए में इंडिया में बिकने लगे अगर ट्रिप्स वेवर मिल जाए तो। 90 कंट्रीज जो कि WTO की मेंबर हैं वो इस बात को सपोर्ट कर चुकी हैं इंडिया के कि भाई ये जो यूरोपियन वैक्सीन है फाइजर, मॉडर्ना जैसी, इनको ट्रिप्स वेवर प्रपोजल मिलना चाहिए। लेकिन US, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज बोल रही हैं ये वीवर नहीं मिलना चाहिए। US, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन का बोलना है कि भाई ये जो फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनीज हैं ये लाखों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म करके इन वैक्सीन को डेवलप करती हैं। अगर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म करके वैक्सीन डेवलप कर रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से कर रही हैं, और अगर आप इस प्रकार से इनकी वैक्सीन को सस्ते में बेच के इनको नुकसान करोगे तो आगे आने वाले समय में ये किसी भी दवाई के लिए रिसर्च करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि ये बाद में पैसा कमा नहीं पाएंगे। और ये बात तो देखिए सही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा खत्म करना है। करंट पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप ट्रिप्स वेवर दे देते हो इन वैक्सीन को तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, ऐसा अमीर नेशंस का बोलना है। क्योंकि कल की डेट में इस पैंडेमिक के, इस कोरोना वायरस के और बड़े खतरनाक स्ट्रेन्स आ सकते हैं, उन स्ट्रेन्स में भी नई दवाई बनाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर अभी की बनाई हुई दवाई को आप ट्रिप्स वेवर दे दोगे और ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाई तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये दवाइयां डेवलप ही ना करें, जो कि लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए
ट्रिप्स वेवर देना यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो डेवलपिंग और गरीब कंट्रीज हैं वो कह रही हैं ट्रिप्स वेवर दे दो, उनको फ्री में दवाइयाँ मिल जाएं। यूएस, अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रीज क्या बोल रही नहीं मत दो, फ्री में दवाइयाँ मत दो। तो अब ये दो व्यू पॉइंट्स हैं, दोनों व्यू पॉइंट्स में कुछ हद तक बातें सही हैं, कुछ हद तक बातें गलत हैं। ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात की जाए तो ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, ठीक है। पेटेंट को, कॉपीराइट को, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन सबको प्रोटेक्ट करता है। जनवरी 1995 में ये एग्रीमेंट बना था। ट्रिप्स कवर्स मोस्ट फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट, एक्सक्लूजनरी राइट्स। ठीक है भाई। यहाँ पे खास बात दोस्तों ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कुछ एग्जेम्पशन देता है ट्रिप्स। तो अगर किसी एक देश में इमरजेंसी आ रखी है तो उस इमरजेंसी कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर पेटेंट को, कॉपीराइट को, इनोवेशन को वायलेट कर सकती है उस पर्टिकुलर कंट्री की सरकार इमरजेंसी साइट करके। तो बेसिकली कोरोना की वैक्सीन में यही इमरजेंसी साइट करने की बात की जा रही है जिसको वेल्दी नेशंस मना कर रहे हैं। और ये बात तो सही है कि अगर इस प्रकार से इन कंपनीज की वैक्सीन के जेनरिक वर्जन बनाए जाने लगे और इन कंपनीज का प्रॉफिट घटा तो कल की डेट में अगर कोई बीमारी फैलनी शुरू हुई तो ये कंपनीज उसमें पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपके काम आ सकती है। और फाइनल न्यूज़ आज की, अर्मेनियन पीएम एक्यूजेस मिलिट्री ऑफ कूप अटेम्प्ट। सबसे पहले तो आप अर्मेनिया का नक्शा देखिए। अर्मेनिया और अजरबैजान रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहे हैं, बहुत लंबा वॉर लड़ा इन्होंने, ठीक है। और अर्मेनिया उस वॉर में हार गया। नगर्नो काराबाग का एक बहुत बड़ा जो इलाका था जो कि अर्मेनिया के कंट्रोल के अंदर था वो अजरबैजान के कंट्रोल के अंदर चला गया। अजरबैजान यहाँ नजर आ रहा है, इधर आपको अर्मेनिया नजर आ रहा है। अर्मेनिया जब लड़ रहा था उसको लगा था कि रशिया की तरफ से मदद आएगी, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था अर्मेनिया, बट रशिया की तरफ से कोई मदद नहीं है। अर्मेनिया के नॉर्थ में आपको जॉर्जिया दिख रहा है, वेस्ट में आपको टर्की दिख रहा है, साउथ में आपको ईरान दिख रहा है एक छोटे से हिस्से में, ईस्ट में अजरबैजान और वेस्ट में भी ये जो इलाका है ये भी अजरबैजान के द्वारा कंट्रोल्ड है। टर्की ने खुले दिल से अजरबैजान का सपोर्ट किया था अर्मेनिया के अगेंस्ट। अब अर्मेनिया में कुछ इंटरनल टेंशन्स हो रही हैं। अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर अपने मिलिट्री जनरल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मिलिट्री कूप करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशियान, ये पसंद नहीं आ रहे हैं ना यहाँ के लोगों को ना यहाँ की मिलिट्री को। निकोल पाशियान को यहाँ पे एक कमज़ोर लीडर की तरह देखा जा रहा है, चूंकि निकोल पाशियान ने नवंबर में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया अजरबैजान से, जिससे अर्मेनिया के द्वारा जो पहले टेरिटरी कंट्रोल की जाती थी वो किसके हाथ में चली गई? अजरबैजान के हाथ में चली गई। जो नगोर्नो काराबाख वाली जो टेरिटरी थी जिसके ऊपर लड़ाई हो रही थी, जिसके चलते हजारों लोगों की जाने गई, ये बहुत सा टेरिटरी किसके कंट्रोल के अंदर चली गई? तो भाई वो अजरबैजान के कंट्रोल के अंदर चली गई और निकोल पाशियान ने इस ऑर्डर पे साइन किया। तो यहाँ पे निकोल पाशियान को एक कमजोर लीडर की तरह देखा जा रहा है और मिलिट्री उनसे डिमांड कर रही है कि आप तुरंत स्टेप डाउन करो। वो मिलिट्री लीडर्स को सैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि निकोल पाशियान को रिजाइन करना पड़ जाए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और एक मिलिट्री कूप हो जाए, मिलिट्री लीडरशिप आ जाए अर्मेनिया में। और अगर कल की डेट में ऐसा हो जाता है तो पूरे चांसेस है कि अजरबैजान के साथ एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। अर्मेनिया कोशिश कर सकता है कि जो टेरिटरी अजरबैजान के पास चली गई वो टेरिटरी अजरबैजान से वापस ली जाए। क्या होता है क्या नहीं होता है वो फ्यूचर में पता चलेगा। अगर आप देखो अर्मेनिया को इस मैप में, तो अर्मेनिया एक और पॉइंट पे अजरबैजान के सामने काफ़ी वल्नरेबल है कि अर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है। अजरबैजान कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है बट अर्मेनिया की कोई भी सी बाउंड्री नहीं है। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एयर सप्लाईज फॉर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और दो तरफ से तो वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, ईस्ट में, वेस्ट ईस्ट में अजरबैजान से और वेस्ट में टर्की और अजरबैजान से। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में चीज़ें काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।